फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 14 जून 2024 को रिलीज तमिल एक्शन थ्रिलर मूवी महाराजा, जिसे डायरेक्ट किया है निथिलन स्वामीनाथन ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हमें एक सैलून का सीन दिखाया जाता है, जहां इस मूवी का मेन लीड हीरो विजय सेतुपति, जिसका नाम महाराजा है, वो बाल काटने का काम करता है। वो अपने मालिक से एक दिन के लिए छुट्टी मांगता है। उसका मालिक छुट्टी देने से मना करता है और नाराज होता है, लेकिन बाद में वो उसे छुट्टी दे देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं महाराजा एक दुकान से टॉय खरीद रहा होता है और ठीक सामने उसका घर भी होता है, जहाँ उसकी वाइफ और उसकी बेटी बैठे होते हैं। तभी एकाएक एक अनियंत्रित ट्रक आता है और उसके घर में घुस जाता है। सीन शिफ्ट होता है और समय कुछ साल बाद का होता है। हम देखते हैं महाराजा की बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। उसका नाम ज्योति है। वो एक स्पोर्ट पर्सन बनना चाहती है, इसलिए उसका मन पढ़ाई लिखाई में कम, खेलने कूदने में ज्यादा होता है। और वहीं हम आसिफा नाम की टीचर को देखते हैं, जो ज्योति को काफी पसंद करती है और आसिफा ज्योति को स्पोर्ट के अलावा अदर सब्जेक्ट में भी मदद करती है। और महाराजा अब किसी की दुकान में काम नहीं करता, क्योंकि उसने अपने खुद की एक सैलून खोल रखी है। अब महाराजा की दुनिया में उसकी बेटी के सिवाय कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। अगर उसकी बेटी को किसी ने भला बुरा कह दिया या कुछ भी कह दिया तो महाराजा बहुत बुरा मान जाता है। एक दिन हम देखते हैं स्कूल का प्रबंधक महाराजा को वापस बुलाता है। महाराजा जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है प्रबंधक उसकी बेटी को डांट रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी के बैग से शराब की बोतल पाई गई है, लेकिन ज्योति मना करती है। वो बोलती है शराब की बोतल उसकी नहीं। तो महाराजा बोलता है मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, इसका मतलब इस शराब की बोतल उसकी नहीं है, किसी और की होगी। तभी हम वो लेडी टीचर आसफा को देखते हैं, जो एक लड़के को पकड़ कर लाती है और बताती है इस शराब की बोतल तो इस लड़के की थी, उसने चोरी से ज्योति के बैग में डाल दिया था। तो महाराजा प्रबंधक को बोलता है कि तुम्हें अपनी गलती के लिए मेरी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। पहले तो मना करता है, लेकिन जब महाराजा बहुत गुस्सा होता है तो उसे मजबूरन माफी मांगनी पड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं महाराजा पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। एक्चुअली वो चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए वहाँ गया होता है। जब पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में क्या क्या चोरी हुआ, तो बोलता है मेरे घर से लक्ष्मी गायब है। तो शुरू में पुलिस वाले को लगता है हो सकता लक्ष्मी इसके घर के किसी फैमिली मेंबर का नाम हो। वो पूछता है कि लक्ष्मी तुम्हारी वाइफ का नाम है, तो बोलता नहीं, मेरी वाइफ को मरे तो कई साल हो गए। तो पुलिस ऑफिसर पूछता है क्या तुम्हारी बेटी का नाम है, तो बोलता नहीं, मेरी बेटी खेलने के लिए शहर से दूर गई हुई है। तो ऑफिसर पूछता है फिर ये लक्ष्मी कौन है, तो महाराजा उसे बताता है लक्ष्मी एक डस्टबिन का नाम है। ये सुनकर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तेरे कहने का मतलब ये है कि वो 3 चोर तेरे घर में डस्टबिन चुराने आए थे। महाराजा बोलता है हाँ। पुलिस वाला उसे डांट कर भगाता है। उसे लगता है शायद कोई पागल है, लेकिन महाराजा उसे समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कोई आम डस्टबिन नहीं है, इस डस्टबिन की वजह से मेरी बेटी की जान बची थी जब वो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था मेरे घर में। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, वो उसको बाहर निकालना चाहता है। तो महाराजा पुलिस स्टेशन में बनी हुई रैक के एक एंगल को पकड़ लेता है। लोग जबरदस्ती करते हैं, वो एंगल खींच देता है और पूरा रैक नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक चोर को देखते हैं, जो एक घर में चोरी करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। बाद में वही पुलिस ऑफिसर उस चोर को उस घर में ले जाता है और चोरी के उस सीन को रिक्रिएट करता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर एक करप्ट ऑफिसर होता है। वो चोर से ओरिजिनल ज्वेलरी लेकर के उसकी सेम डुप्लीकेट बनाकर वापस मालिक को दे देता है। जब मालिक पहचानता है तो उसे धमकी देता है, बोलता है कि तुम घर में नकली ज्वेलरी रखे थे जिसे चोर ने चुराई, और तुमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि तुम्हारे घर में ओरिजिनल सोने की ज्वेलरी थी जो चोरी हो गई, और इस तरह से तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का टाइम खराब किया। अब वो करप्ट ऑफिसर वरदराजन अपने पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है वहाँ की हालत बड़ी बुरी थी, सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन अभी भी महाराजा वहाँ बैठा हुआ था। जब वो आता है तो महाराजा उससे मिलता है और फिर वही कहानी उसे सुनाता है, जो कहानी महाराजा ने पहले ऑफिसर को सुनाई थी। जब वरदराजन ने सुनता है कि जो भी चोरी हुआ वो सिर्फ एक कचरे का डब्बा था, तो उसे भी महाराजा की बातों पे विश्वास नहीं होता। वो बोलता है 3 चोर मास्क लगा कर आए तुम्हारे घर में, वो भी सिर्फ एक कचरे के डब्बे के लिए, क्या हम सबको पागल समझ रखा तूने। लेकिन महाराजा बार बार लक्ष्मी को ढूंढने की रिक्वेस्ट कर रहा था, तो गुस्से में आकर पुलिस वाले उसको उठाकर पुलिस स्टेशन से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन महाराजा वहाँ से फिर भी नहीं जाता। वो वापस पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दो। जब पुलिस ऑफिसर महाराजा के घर आते हैं और क्राइम सीन को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसकी वजह से घर में चोरी जैसी कोई घटना हो। लेकिन उन्हें वहाँ महाराजा के बैंक का पासबुक मिलता है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि उसके बैंक में 15 लाख का बैलेंस है। तो वो लोग आपस में बातें करते हैं कि हमें लगता है ये झूठ बोल रहा है, वो डस्टबिन में कुछ न कुछ महंगी चीज रही होगी जिसकी वजह से ये इतना परेशान है और हमें 5 लाख रुपए भी देने को तैयार है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सिल्वा नाम के एक चोर को देखते हैं, जो अपने जोड़ीदार के साथ एक घर में चोरी करता है और उस घर की औरतों को वहीं बांध देते हैं और उसके बाद वहीं खाना बनाते हैं और खाना खाने
करने के बाद उन औरतों का शोषण करते हैं और शोषण करने के बाद गैस सिलेंडर से उस घर को उड़ा देते हैं। अब अगले दिन सुबह जब सिल्वा अपने घर आता है तो हम देखते हैं घर में उसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची होती है और तभी हम महाराजा के उस डस्टबिन को देखते हैं जिसका नाम लक्ष्मी है और जिसके लिए महाराजा काफी परेशान है। वो डस्टबिन सिल्वा के घर में होता है। महाराजा बीच बीच में पुलिस स्टेशन जाता है और लक्ष्मी के बारे में पूछता रहता है और इधर हम देखते हैं सिल्वा एक और घर में चोरी करता है। एक दिन महाराजा जब पुलिस स्टेशन में बैठा होता है तभी वहाँ एक गैरेज का मालिक आता है क्योंकि उसके गैरेज पे काम करने वाला एक लड़का काफी दिनों से मिसिंग था। जब महाराजा उस लड़के की फोटो देखता है तो उसे कुछ याद आता है और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं कि जिस रात महाराजा के घर में चोरी हुई वहीं पर चोरों की जेब से एक टोल प्लाजा का बिल गिर गया था और उस बिल पे जिस कार का नंबर था उस कार के मालिक को पता करता हुआ महाराजा एक बियर बार में जाता है तो उसे पता चलता है इस कार का मालिक एक कॉर्पोरेटर है। जब वो कॉर्पोरेटर से उस कार के ड्राइवर के बारे में पूछता है तो कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी वो ड्राइवर जिसका नाम धना है उस बियर बार में आता है और कॉर्पोरेटर और उसके आदमियों की पिटाई करने लगता है क्योंकि आज दिन में सुबह कॉर्पोरेटर गैराज में जाकर धना की पिटाई करके आया था क्योंकि कॉर्पोरेटर को लगता था कि उसकी गाड़ी में रखा हुआ एक कीमती चश्मा धना ने चुरा लिया। जब धना वहाँ से निकलता है तो महाराजा बाइक से उसका पीछा करता है, लेकिन धना जब देखता है कि महाराजा उसका पीछा कर रहा है वो अपने आदमियों को कॉल करता है और महाराजा को चुपके से एक बंद फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ धना के लोग महाराजा पर हमला करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। और यहाँ मूवी में पहली बार हम देखते हैं महाराजा को गुस्सा आता है, वो धना के लोगों का हाथ पैर काटने लगता है। अब बाद में जब धना अकेला होता है तो महाराजा उससे पूछता है कि उस रात तुम्हारे साथ दो और लोग मेरे घर में आए थे, उनका नाम क्या है? तो धना बताता है उनमें से एक बंदा पुलिस वाला है, अगर तुम पता लगा सको तो पता लगा लो। हालांकि उस रात उसके घर पर जो 3 हमलावर आए थे उनमें से एक के पीठ पे कुछ जख्मों के निशान थे। अब धना महाराजा के पैर पे चोट करता है और बाइक से भागने की कोशिश करता है, लेकिन महाराजा एक बड़ा सा चाकू उठाता है और धना का गला काट देता है और धना वहीं मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं वो कॉर्पोरेटर भी थाने आता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने उसे बुलाया था। वो बताता है कि हाँ उस दिन मैं इनके गैराज में गया और इनसे लड़ाई भी की, लेकिन उसी दिन शाम को वो लड़का बियर बार में आया और उसने मेरी और मेरे आदमियों की बुरी तरह धुनाई की। वो दिन और आज का दिन उसे कभी नहीं देखा। तो पुलिस वाला पूछता है क्या उससे मिलने कोई और आया था? तो बोलता है हाँ एक आदमी आया तो था जो उसके बारे में पूछ रहा था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो पुलिस वाला बोलता है जब तुम्हें नाम याद आ जाए तो मुझे बता देना। दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो महाराजा का डस्टबिन नहीं ढूंढ पाते तो वो लोग एक डस्टबिन बनाने वाले से मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें होबहू वैसी ही एक डस्टबिन बना के देनी है। और इधर हम सेल्वा को देखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप में होता है और अपनी बेटी के बर्थडे के लिए एक सोने की चेन ऑर्डर करता है और वहीं वो पुलिस वाले धना के मोबाइल का लास्ट लोकेशन ट्रैक करते हुए उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां आखिरी बार धना और महाराजा की लड़ाई हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सेल्वा को देखते हैं आज उसकी बेटी का बर्थडे हो तो ज्वेलरी की शॉप में जाता है और वो गोल्ड चेन कलेक्ट करता है और वहाँ से सीधा महाराजा की दुकान पे जाता है सेविंग कराने के लिए और लगातार अपने फोन पे अपने वाइफ और दोस्तों से बात कर रहा होता है, तो जिससे महाराजा को भी पता चल जाता है आज सेल्वा की बेटी का बर्थडे है। लेकिन जब महाराजा सेल्वा की दाढ़ी को ट्रिम कर रहा था तो उसके ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। वो बाहर जाता है बैटरी खरीदने के लिए और तभी सेल्वा को उसके पार्टनर का कॉल आता है। वो बताता है कि आज न्यूज़पेपर में उन चोरी की घटनाओं का न्यूज छपा है जो हमने की है और उसमें उन मर्डर्स के बारे में भी है और साथ साथ ये लिखा है कि ये चोरी दूसरे स्टेट के लोगों ने की है। तो सेल्वा कहता है कि तुम टेंशन ना लो, पुलिस वाले ऐसे ही न्यूज छापते रहते हैं, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि चोरी हमने की है। और जैसे ही सेल्वा फोन डिस्कनेक्ट करके पीछे मुड़ता है तो देखता है महाराजा उसके पीछे खड़ा होता है। महाराजा ने सारी बातें सुन ली थी, लेकिन महाराजा अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखता है, ऐसा कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो। लेकिन सेल्वा के चेहरे पे टेंशन साफ साफ दिख रही थी। सेल्वा अपने घर जाता है और अपने पार्टनर को बताता है कि शायद उनकी बातें महाराजा ने सुन लिया है। तो उसका पार्टनर बोलता है कि हमें महाराजा को मौका देकर खत्म करना होगा। लेकिन तभी सेल्वा की वाइफ वो गोल्ड चेन मांगती है जो सेल्वा ने आज खरीदा था। सेल्वा जब चेक करता है अपने बैग को तो गोल्ड चेन वहाँ नहीं होती और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो गोल्ड चेन सेल्वा उस सैलून में भूल आया था जहाँ महाराजा काम करता है। महाराजा को गोल्ड चेन मिल जाती है। महाराजा सेल्वा का एड्रेस पता करके उसके घर वो गोल्ड चेन देने आता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। महाराजा आगे आता है और पुलिस वाले पीछे होते हैं। जब सेल्वा महाराजा को देखता है उसे लगता है महाराजा ने सारी बातें पुलिस वालों को बता दी और इसीलिए पुलिस वाले उसके साथ आ रहे हैं। वास्तव में पुलिस वाले सेल्वा को उस केस के लिए अरेस्ट करने आए थे जहां चोरी के दौरान सेल्वा और उसके पार्टनर ने एक औरत और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया था। लेकिन तभी सेल्वा का पार्टनर अपनी गन निकाल लेता है और पुलिस वालों पे तान देता है और गलती से उससे गोली चल जाती है, जो गोली एक पुलिस वाले को लगती है और इसके बाद पुलिस
पुलिस ऑफिसर सिल्वा के पार्टनर को शूट कर देते हैं और वही मारा जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं महाराजा की बेटी अपना स्पोर्ट कंपटीशन खत्म करके वापस घर आ रही होती है और वहीं दूसरी तरफ वो नया डस्टबिन उन्हें मिल जाता है। उस डस्टबिन को मिट्टी लगाकर और थोड़ा ठोक पीट कर उसको पुराना बनाने की कोशिश करते हैं और इधर ज्योति रास्ते में होती है तो अपने फादर को वॉइस मेल डालती है और बताती है कि उसके शूज फट गए हैं, उसके लिए आज नए शूज लेकर आए। और इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं महाराजा पुलिस स्टेशन में होता है तो इंस्पेक्टर वरदराजन अपने जूनियर को कॉल करता है और उसको बोलता है कि मैं फोन पर ही हूँ और तुम महाराजा से बोलो कि दोबारा उस सारी घटना को विस्तार से बताए ताकि मैं उसे रिकॉर्ड कर सकूं। तो महाराजा बताना शुरू करता है, लेकिन हम देखते हैं महाराजा जो घटना बता रहा था वो घटना उसके साथ नहीं उसकी बेटी ज्योति के साथ हुई थी, यानी ये घटना पास्ट में हुई थी। ज्योति टूर से आती है और अपने घर पहुंचती है, तब महाराजा घर पर नहीं होता है, लेकिन शेलवा, थाना और वो पुलिस का मुखबिर वो तीनों महाराजा का उसके घर पर इंतजार कर रहे होते हैं। वो महाराजा की जगह पर ज्योति को देखते हैं और ज्योति के साथ मारपीट करते हैं और ज्योति के साथ गलत भी करते हैं। महाराजा पुलिस ऑफिसर को वो कहानी बता तो रहा था लेकिन उसके आंख से आंसू भी गिर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी जो अब तक चल रही थी वो पास्ट और प्रेजेंट में मिलाकर चल रही थी, यानी कि महाराजा अपनी खोई हुई डस्टबिन के लिए नहीं बल्कि उन 3 चोरों के बारे में पता करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि थाना मरने से पहले बताया था कि उनमें से एक पुलिस वाला है। वो पुलिस वाला कोई और नहीं पुलिस वालों का मुखबिर होता है। और फोन के दूसरी तरफ इंस्पेक्टर वरदराजन और वो पुलिस खबरी नाला शिवा भी होता है। जब नाला शिवा ये बातें सुनता है तो सन्न रह जाता है, क्योंकि वो और सेल्वा आज तक यही समझ रहे थे कि महाराजा ने तो कोई केस ही नहीं किया। और नाला शिवा तुरंत ही सेल्वा को कॉल करके बताता है तो सेल्वा उसको बोलता है कि तुम रिलैक्स रहो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब सीन पास्ट में चला जाता है, हम देखते हैं जब महाराजा अपने घर पहुंचता है तो अपनी बेटी को जख्मी हालत में पाता है और उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करता है, लेकिन उसके बेटी की हालत बहुत ही खराब होती है। जब ज्योति को होश आता है तो महाराजा को सारी बातें बताती है कि उस दिन घर में 3 लोग थे जिन्होंने उसके साथ मारपीट की और गलत किया। साथ में वो बताती है कि एक आदमी के पीठ पे कुछ जख्मों का निशान है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं वरदराजन नाला शिवा को लेकर और अपने इंस्पेक्टर के साथ में महाराजा के घर आता है और उसको बताता है कि देखो हमने चोर को पकड़ लिया और साथ में तुम्हारा डस्टबिन भी है जो इसने चुरा लिया था। फिर वरदराजन नाला शिवा को बोलता है कि तुमने चोरी कैसे की थी हमें बताओ। तो नाला शिवा पूरे घर में घूम घूम के एक्टिंग करके बताता है कि उस दिन हमने ये सब किया। तो महाराजा नाला शिवा से उससे मिलने के बहाने जाता है, लेकिन जब पीठ को टच करता है तो उसे घाव का निशान मिलता है। वो समझ जाता है कि उन तीनों में से एक नाला शिवा भी था। तो महाराजा नाला शिवा से उस दिन की हुई घटना को इशारों में पूछना शुरू करता है। वो बोलता है तुम्हारी उम्र क्या है? वो बताता है कि 50 से ऊपर ही होगी। बोलता है इस उम्र में तुम्हें ऐसी हरकतें करना अच्छा लगता है? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें जो पाप कर रहे हो वो गलत है? तो नाला शिवा महाराजा को धमकी देने लगता है। वो बोलता है मुझे इस चोरी के लिए सिर्फ 3 महीने का जेल होगा, उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा तो तुम भी यहीं रहोगे और मैं भी यहीं रहूंगा। अब इंस्पेक्टर वरदराजन महाराजा से पूछता है कि इसके साथ क्या किया जाए। तो बोलता है इसे माफ कर दो और छोड़ दो। तो इंस्पेक्टर उससे फोर्सफुली पूछता है कि अगर इसने कुछ भी किया हो तब भी इसे छोड़ दिया जाए। महाराजा बोलता है हाँ। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ इसने गलत किया हो तो भी छोड़ दिया जाए। ये बात सुनकर महाराजा शॉक हो जाता है। इसका मतलब पुलिस वालों को सब पता था। पुलिस वाले जब महाराजा के बारे में पता कर रहे थे तब उन्हें पता चला था कि उस रात उसकी बेटी के साथ गलत हुआ था और वो गलत 3 लोगों ने किया था और उनमें से एक ये भी है। तभी वरदराजन पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा चाकू उठाता है और महाराजा को देता है और बोलता है अपना बदला ले लो और इसे यही मार दो। महाराजा को अपने बेटी का बदला लेने का मौका मिलता है। वो उसको तड़पा तड़पा कर मारता है और फाइनली उसका गला काट देता है और वो ही मारा जाता है। अब महाराजा का टारगेट होता है सेल्वा। वो उसके बारे में पता करते हुए उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ सेल्वा काम कर रहा होता है। वो सेल्वा के आदमियों को पीटता है, तभी वहाँ सेल्वा आ जाता है। अब सेल्वा और महाराजा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो महाराजा उसे नहीं मारता, सेल्वा ही उसे पीटता रहता है। फिर महाराजा उसे मारना शुरू करता है। उसके पैरों के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर पटक देता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। तो सेल्वा उसको बोलता है ये जो जख्म तुम मुझे दे रहे हो ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो जख्म हमने तुमको दिया है वो कभी भी तुम भूल नहीं सकते। तभी हम देखते हैं महाराजा की बेटी ज्योति अपने टीचर के साथ वहाँ आ जाती है। हालांकि महाराजा नहीं चाहता था कि ज्योति सेल्वा से बात करे, लेकिन फिर भी ज्योति जिद करती है सेल्वा से बात करने के लिए। वो सेल्वा के पास जाती है और अपने घर की कुछ ज्वेलरी भी वो साथ में लेकर आई थी। वो सेल्वा के सामने वो सारी ज्वेलरी फेंक देती है और बोलती है कि तुम इसी के लिए आए थे ना, मैं ये देखना चाहती थी कि क्या कोई आदमी इतना भी नीच हो सकता है। सेल्वा उसको बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि तू इतना बोलती है तो मैं तुझे उसी दिन मार देता। तो ज्योति बोलती है कि तुम अभी जिंदा इसलिए हो कि मेरे पापा मेरी वजह से तुझे जिंदा
जिंदा छोड़ दिया है, नहीं तो मेरे पापा कब का तुझे मार चुके होते। अब महाराजा आता है और ज्योति को वहाँ से लेकर जाता है और हम देखते हैं सेल्वा के चेहरे पे एक जहरीली मुस्कान होती है। लेकिन तभी सेल्वा की नजर उन ज्वेलरी पे पड़ती है जो ज्योति उसके सामने फेंक कर गई थी। उन ज्वेलरी में वो सोने की चेन भी होती है, जो सोने की चेन सेल्वा ने अपनी बेटी को बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए खरीदा था। अब सेल्वा वो सोने की चेन अपने हाथ में उठा लेता है और सोचने लगता है और इधर सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं सिल्वा की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद सिल्वा की वाइफ महाराजा से मिलने उसके घर आती है, क्योंकि महाराजा कई बार सिल्वा के घर जा चुका था, लेकिन उसके घर पे ताला बंद होने की वजह से वो सिल्वा की वाइफ से कभी मिल नहीं पाया। और जब सिल्वा की वाइफ महाराजा से मिलती है तो बताता है सिल्वा मेरे सैलून में आया था और ये सोने की चैन वहीं भूल कर चला गया, जिसे हम आपको वापस करने आए हैं। लेकिन सिल्वा की वाइफ वो सोने की चेन लेने से मना कर देती है। वो बोलती है इसे किसी मंदिर में दान कर दो, क्योंकि सिल्वा ने चोरी करके ये चेन खरीदी थी और मुझे उसके पाप की कमाई की एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं महाराजा सामने एक टॉय की दुकान होती है, वो वहाँ टॉय खरीदने जाता है। ये वो सीन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और वो ट्रक तभी आकर उस घर से टकराता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। हम देखते हैं सिल्वा ज्योति को जाते हुए देख रहा था, तभी उसकी नजर ज्योति के कंधे पर पड़ती है जहाँ एक चोट का निशान था। ये वही चोट का निशान था जो सिल्वा की बेटी के कंधे पे होता है, जिस घाव पर सिल्वा बचपन में पट्टी किया करता था। अब सिल्वा पहचान जाता है कि ज्योति उसी की बेटी है। सिल्वा अपनी बेटी अम्मू का नाम लेकर पुकारता है, लेकिन ज्योति को नहीं पता था कि उसका नाम ही अम्मू था बचपन में। वो वहाँ से चली जाती है और सिल्वा अपने पश्चाताप की आग में जलता रहता है। अब महाराजा वापस सिल्वा के पास जाता है। सिल्वा उससे पूछता है वो मेरी बेटी है ना, लेकिन महाराजा बोलता है नहीं, अब वो मेरी बेटी है। सिल्वा महाराज के पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है एक बार दोबारा मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, लेकिन महाराजा मना कर देता है। एक्चुअली उस एक्सीडेंट के दौरान महाराजा की वाइफ और उसकी बेटी और सिल्वा की वाइफ भी मारी गई थी, लेकिन सिल्वा की बेटी उस डस्टबिन के अंदर बच जाती है। तो महाराजा सिल्वा की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालता है। अब महाराजा सिल्वा को नहीं मारता, वो उसकी हालत पर उसको ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। अब सिल्वा रो रहा होता है और अपने किए गए गुनाहों पर पछता रहा होता है। जो सिल्वा थोड़ी देर पहले अपने किए गए कुकर्मों पर अपने आप को नाज महसूस कर रहा था, अब वो पछता रहा होता है। वो अपनी पश्चाताप में उस बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेता है और मारा जाता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।